मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ग्रैंडमा को देखते हैं जिसके हाथ में उसकी ग्रैंडडॉटर की फ़ोटो होती है और वो उसकी फ़ोटो देखकर रो रही थी कि न जाने तुम कहाँ चली गई हो और तुम मुझे वापस मिली भी नहीं। अब मैं तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ पर ढूंढती रहूँगी। और ये बोलते बोलते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी ओर हम हमारी मेन फीमेल लीड शाओबी को देखते हैं जिसकी छोटी सी ज्वेलरी की शॉप होती है और वहाँ पर खड़ी होकर वो न्यूज़ देख रही होती है। फिर हम सीधा न्यूज़ के अंदर चले जाते हैं, यानी कि वो मेन लोकेशन पे जहाँ पे हम ली को देखते हैं। और यहाँ पर ली शेन ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा होता है। शेन ग्रुप के टोटल 3 बेटे होते हैं, जिनमें से पहले बेटा का नाम ली होता है, दूसरे का नाम लियो और तीसरे का नाम लियू। यहाँ पर ली सभी के सामने इंटरव्यू दे रहा था और सभी लोग ली से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिर आपकी कंपनियों के ऊपर किसने ये इल्ज़ाम लगाया होगा। ली सभी को कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। इतने में उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है जो उसे बताने लगता है कि आपकी सिस्टर का लोकेशन हमें पता चल गया है और हमें लगता है कि वो उसी लोकेशन पर है। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि अचानक से वो यहाँ से क्यों जा रहा है। तो फिर वो सभी को बताने लगता है कि कुछ इमरजेंसी की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आकर आप सभी को सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। वहाँ पर फिर बाद में दोनों के दोनों भाई भी वापस आ जाते हैं और तीनों भाई साथ में होते हैं। इतने में ही वो लोग उनकी ग्रैंड माँ को देखते हैं जो वहाँ पर आती है और ली से कन्फर्म करने को बोलती है कि क्या तुम्हें पक्का श्योर है ना कि वो हमारी शाओबी ही है। यहाँ पर ली बोलने लगता है कि हाँ, मैंने अपने वर्कर से कंफर्म करवाया है और वहाँ के कुछ लोगों ने भी शाओबी को पहचान लिया है, तो फिर हम पक्का श्योर है कि वो वहीं पर है। दूसरी और रिपोर्टर्स उनकी आवाज़ सुन पा रहे थे, जहाँ पर वो सुन लेते हैं कि ये तीनों के तीनों किसी एक वुमेन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर वो वुमेन कौन है और वो लोग न्यूज़ चैनल पर दिखाने लगते हैं। दूसरी ओर से हमारी शाओबी वो न्यूज़ देख रही थी और सोच रही होती है कि वो लड़की आखिर कितने में लकी होगी जो शंघाई ग्रुप के तीनों भाइयों से मिलकर ढूंढ रहे हैं। इतने में ही शाओबी को अपने नेबर का कॉल आता है जो उसे बताने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द भागते हुए अपने घर आना होगा, क्योंकि यहाँ पर घर पर तुम्हारी तोड़फोड़ मच गई है। फिर यहाँ पर वो अपने बाजू वाली शॉप वाली आंटी को कहती है उसके शॉप पर ध्यान रखने के लिए। फिर यहाँ से वो भागते हुए अपने घर पर जाने लगती है और दूसरी ओर से हम आते हुए देखते हैं कई सारे बॉडीगार्ड्स को उन तीनों भाइयों के साथ में। यहाँ पर तो हमारी बेचारी शाओबी भागते हुए गिर भी जाती है, लेकिन यहाँ पर ली उसकी हेल्प कर देता है और फटाक से वहाँ से वो बिना उसकी शक्ल देखे चला जाता है। दूसरी ओर शाओबी अपने घर पे पहुँच जाती है और यहाँ पर वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड को देखती है जिसका नाम होता है लिली। साथ ही साथ में उसका भाई अंदर से सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक कर आता हुआ बाहर आता है और कहने लगता है कि ये देखो, मुझे तुम्हारे घर से कितनी सारी ज्वेलरीज मिली है, लगता है तुम मुझसे ये सब छुपा रही हो। चलो मुझे ये बता दो कि तुम मुझे पैसे कब दोगी, क्योंकि तुम्हारे पैसों के बिना तो मेरा काम चलने ही नहीं वाला है। यहाँ पर हम उसी गर्लफ्रेंड लिली को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है और उसने हाथों में बहुत सारी रिंग पहनी थी जो कि शाओबी की होती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो लिली, तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी और हमारी है, साथ ही साथ ये घर भी। यहाँ पर शाओबी को गुस्सा आता है और वो लिली के हाथों में से वो सारे रिंग्स निकाल लेती है और बोलने लगती है कि ये ज्वेलरी, ये घर, ये रिंग सभी के सभी मेरी चीज़ें हैं जिन पे मैंने खर्चा कर कर मेहनत कर कर कमाया है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी नहीं हो सकती। दूसरी ओर हम बॉडीगार्ड्स को इन तीनों भाइयों को देखते हैं जो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो ग्रैंडमा बाजू वाली शॉप की आंटी से पूछने लगती है कि यहाँ पर एक लड़की हुआ करती थी, वो कहाँ पर है। तो वो आंटी बताने लगती है कि उसे कुछ काम से अपने घर जाना पड़ा, जिसके बाद में ग्रैंडमा उन सबको बोलती है कि चलो अब हमें उस लड़की के घर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर तीनों भाई बोलने लगते कि नहीं, आपको अभी घर जाना चाहिए, डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकती, तो फिर आप घर पर जाइए और हम पर भरोसा रखिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। फिर वापस से हम यहाँ पर शाओबी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने भाई ज़ैंग के साथ अभी भी लड़ रही होती है। यहाँ पर उसका भाई ज़ैंग बोल रहा होता है कि एक काम करो, ये घर मेरे नाम पे कर दो, तुम तो ये इन्वेस्टमेंट की तरह मुझे दे सकती हो, क्योंकि मैं तो अब शंघाई ग्रुप का बैकअप ड्राइवर बन गया हूँ और साथ ही साथ मैनेजर भी। तो फिर तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब कितने पैसे कमाने वाला हूँ, क्योंकि शंघाई ग्रुप इस पूरे चाइना की सबसे 1 नंबर रिचेस्ट फैमिली है और तो और तुम उसके पैसों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। यहाँ पर वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर बाद में लिली बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोन ले लो। यहाँ पर शाओबी तो उसकी हुक्म सुन कर शौक हो जाती है कि आखिर किस हक से वो उसी सारी चीज़ें करने के लिए बोल रही है।
फिर बाद में उसका भाई जैंग उठकर बोलने लगता है कि हाँ, तुम अपने नाम पर लोन भी ले सकती हो, बस याद से सारे पैसों को मेरे बैंक में ट्रांसफ़र करना मत भूलना। यहाँ पर उन्हें भूख लगी होती है तो फिर वो शाओबी को खाना खिलाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर शाओबी बोलती है कि ठीक है, तुम्हें भूख लगी है ना, रुको मैं खाना लेकर आती हूँ। और वो अंदर जाकर सीधा बाहर आते ही बाथरूम का ब्रश फेंक देती है लिली पर, जो उसके पेट पर जा गिरता है। यहाँ पर लिली चिल्लाने लगती है और उसका भाई भी उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि तुम मेरी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगी। यहाँ पर शाओबी चिल्लाते हुए उन दोनों को बाहर निकालने लगती है। यहाँ पर वो तीनों के तीनों भाई अलग अलग कार में आते हैं और आपस में ही जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हम सबसे बड़े भाई ली को देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स देखते हुए बोल रहा था, तो अच्छा यही फैमिली है जिसने हमारी बहन को अडॉप्ट किया है, तो फिर एक काम करो, इन्हें हमारी कार वाली कंपनी दे दो और इनकी इच्छा पूरी कर दो। यहाँ पर वो उससे बोलने लगता है कि क्या पता वो लोग ने उसे बुरा ट्रीट किया हो। यहाँ पर ली बोलने लगता है कि वो सारी चीज़ें तो हम वहाँ जाके देख लेंगे। फिर बाद में हम वापस से उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर गुस्से में आकर शाओबी अपने भाई को लात से मार देती है। यहाँ पर उसका भाई उसे मारने के लिए आता है, लेकिन इतने में उसकी मॉम डैड आ जाता है, जो उन्हें लड़ने से मना करते हैं। फिर यहाँ पर डैड उसका चेयर पर बैठता है तो दूसरी ओर उसकी मॉम बोलती है कि झगड़ा करना बंद करो, हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। जहाँ पर लिली बोलने लगती है कि हाँ, अब तो ये घर हमारे नाम पर होगा, क्योंकि हमारा बच्चा सेफ तो रहना चाहिए ना। जहाँ पर उसकी मॉम शाओबी को वो घर उसके नाम कर देने के लिए बोलती है, लेकिन शाओबी उन्हें साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई ही तो है, तुम्हें बस उसके नाम पे करना है, घर तो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। यहाँ पर शाओबी बोलने लगती है कि घर तुम्हारे नाम करने के बाद क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। यहाँ पर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं। फिर बाद में लिली बोलती है कि शाओबी ऐसी बातें करना बंद करो, टमी में मेरा बेटा होगा जो ये सारी बातें सुन रहा होगा, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी तरह से ईवल बातें करे। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसके भाई जैंग को किसी का तो कॉल आता है और यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि शंघाई ग्रुप की कंपनी का जो कार वाला कंपनी है वो उसके नाम पे दिया जाएगा और 3 दिन बाद उसकी हैंड ओवर सेरेमनी होगी। यहाँ पर शाओबी ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर वो उन्हें बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसे प्रैंक कॉल से चौकन्ना रहना चाहिए और पहले सारी चीज़ें वेरीफाई करना चाहिए। जैंग बोलने लगता है कि जलती हो तुम मुझसे, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, तो मुझे बढ़ता हुआ आगे देखना ही नहीं चाहती। यहाँ पर शाओबी उसे कुछ नहीं बोलती। इसके बाद में वो तीनों के तीनों भाई उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बॉडीगार्ड उन्हें रास्ता बताता है। यहाँ पर फिर बाद में हम वापस से घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स उससे बोलने लगते हैं कि अब तो हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर उसका भाई जैंग बोलता है कि हाँ, अब मैं ऐसे रेंटल घर पे थोड़ी ना रहना चाहूँगा, मैं तो अब कोई बड़ा सा मेंशन लूँगा। यहाँ पे उसकी मम्मा जो उसकी बहुत अच्छे से बात कर रही थी वो उसे ही बिच बुलाने लगती है। यहाँ पर शाओबी को उन सब की बातें बहुत कड़वी लगती है, जहाँ पर उसे एक रियलिटी चेक मिलता है और वो लोग उसे बता देते हैं कि तुम तो हमारी बेटी कभी थी ही नहीं, हमने तो तुम्हें ऑर्फनेज से उठाया था और तुम्हें ज़बरदस्ती काम करवाया था ताकि हम हमारे बेटे के खर्चे उठा सके, और तो कोई रीज़न नहीं होगा तुम जैसे गवार को हमारी फैमिली में लाने का, और हम आज के आज तुम्हारे साथ रिलेशन तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर शाओबी को बहुत रोना आता है, लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल करती है और अपने आप को हिम्मत देती है। फिर वो चिल्लाकर बोलने लगती है कि ठीक है, अगर तुम सब ऐसा चाहते हो तो मैं समझ चुकी हूँ कि बचपन से लेकर अब तक तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, तो अब मैं तुम्हें मेरा और यूज़ करने नहीं दूंगी। मैं आज ही के आज ही जैंग की फैमिली के साथ मेरा पूरा का पूरा रिलेशन तोड़ रही हूँ, जहाँ पर अगर तुम मर भी जाओगे तो भी मैं तुम्हारा मुंह देखने नहीं आऊँगी। यहाँ पर उसकी मम्मा को इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ पर आके उसे थप्पड़ मार देती है। तो फिर शाओबी बोलने लगती है कि अब तो तुम मुझे थप्पड़ भी नहीं मार सकती, मैं ये सारी चीज़ें पुलिस में कॉल करके रिपोर्ट कर दूंगी कि तुम लोग कैसे मुझे टॉर्चर किया करते थे और मुझसे लेबर वर्क करवाया करते थे, मैं छोटी थी तभी भी मुझसे काम करवाया करते थे। यहाँ पर उसके डैड गुस्से में आकर उसका फ़ोन फेंक देते हैं। फिर बाद में वो उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालने लगते हैं। दूसरी ओर हम अभी भी तीनों भाइयों को चलते हुए देखते हैं, जो अभी तक घर पहुँचे ही नहीं थे और यहाँ पर उसके डैड उसे घर से निकाल रहे थे। यहाँ पर उसका भाई तो उसे पैर से मारकर नीचे गिरा देता है और बोलने लगता है कि अब बहन तुम यहाँ से जा सकती हो, और ये घर तुम्हें चाहिए था ना, वो घर भी अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। मैं तो दया खा का घर तुम्हारे नाम पर छोड़ने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सभी के सभी उसे चिल्लाने लगते हैं और उसे घर के दरवाजे के बाहर बंद कर छोड़ देते हैं। यहाँ पर शाओबी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर बाद में वो स्टेयरकेस के यहाँ पर खड़ी होकर रोने लगती है।
इतने में पीछे से सभी बॉडीगार्ड्स आते हैं और उसके तीनों भाई आते हैं और ली शाबी को देखकर बोलने लगता है कि सिस्टर, हमने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया है। यहाँ पर शाबी उन तीनों को देखकर वो न्यूज़ वाली बात याद करने लगती है और बोलती है कि तुम तो शंघाई ग्रुप के तीन प्रेसिडेंट हो। यहाँ पर वो लोग हाँ बोलने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें समझ आ जाता है कि उसकी फैमिली ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। यहाँ पर लियू जा रहा था उनसे झगड़ने के लिए, तो फिर वो उन्हें बोलने लगती है कि मुझे उनका फेस वापस कभी नहीं देखना। फिर यहाँ से वो लोग उसे अपने घर लेकर जाते हैं और चलते चलते शाबी सोच रही होती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर ये सारी की सारी चीज़ें सच है। दूसरी तरफ उनका बड़ा सा मेंशन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ शाबी का और उसके तीनों बेटे का इंतजार कर रही थी। फिर यहाँ पर जैसे ही घर पे वो लोग एंटर करते हैं, सभी के सभी स्टाफ्स उन्हें मुंडी बाव कर ग्रीट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर वह अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठती है और उसे ग्रैंड माँ उसे देखते ही रोने लगती है और उसे कहती है कि फाइनली मैं तुमसे मिल ही गई, न जाने मेरी सांसें कहाँ अटकी हुई थी। यहाँ पर बाद में लियू बोलने लगता है कि मैं अभी के अभी जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। आखिर वो फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तुम भी तो एक इंसान हो। लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा बेटा लियो बोलने लगता है कि लियो, अपने आप में शांति रखो और जज्बाती में आकर कोई भी डिसीजन मत लो, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले ही उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ऊपर से फिर बाद में हम ली को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सिस्टर हमें जो करने के लिए बोलेगी हम बस वही करेंगे, क्योंकि ये उसका मैटर है और हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। यहाँ पर फिर बाद में वो बोलने लगती है कि मैंने कॉल पर सुना था कि आपने उसे अपनी कंपनी का ओनर बना दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि 3 दिन तक उसे डिल्यूजन में रहने दो, उसके बाद में उसका सारा डिल्यूजन ख़त्म कर दो। यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि तुम वाकई में मेरी बहन हो। फिर लियो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये सारा रिवेंज वाला थिंग तो हमारे खून में ही घुलता है। दूसरी ओर लियो तंग आ जाता है और बोलने लगता है कि रिवेंज के लिए हमें 3 और दिन वेट करना पड़ेगा, न जाने मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। यहाँ पर उससे ग्रैंड माँ से बताने लगती है, जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी तब भी तुम्हारी मॉम के हाथ में एक चिट्ठी थी जहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था और तुम्हारा नाम यूनोम ने आई रखा था। यहाँ पर शाबी बोलने लगती है सभी को कि आज से मेरा नाम यामी होगा और वो एक एक करके अपने तीनों भाइयों के नाम बोलने लगती है, जहाँ पर उसे ग्रैंड माँ से बोलती है कि हाँ तुम इन्हें भाई तो बुला सकती हो, लेकिन इन तीनों के तीनों अडॉप्ट किए हुए हैं, तो फिर तुम इन्हें भाई बुलाओ या फिर इनमें से किसी एक को अपना हस्बैंड बना लो। और ये हस्बैंड वाली बात सुनते ही हमारी यामी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। और वो मन में सोचने लगती है कि इतनी अमीर फैमिली की बेटी होने के साथ साथ मैं इतनी अमीर सीईओ की फियांसी भी रहूँगी। और यहाँ पर तीनों के तीनों भाई एकदम डैशिंग लुक लेकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि उनसे ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यहाँ पर उनकी ग्रैंड माँ उन तीनों को बोलती है कि तीनों की तरह नाटक करना बंद करो, अभी अभी ये घर पर आए हैं तो क्या तुम इसे डरा दोगे। इसके बाद में हम जैंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैंग ऐसे खा रहा होता है जैसे उसे सदियों से खाना न मिला हो। दूसरी ओर उसके डैड को उसके फैमिली मेम्बर्स का कॉल पे कॉल आ ही जा रहा था, जो उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि जैंग के नाम पे एक पूरी कार की कंपनी होने वाली थी। लिली भी बड़े तान से बैठी होती है और उसकी मम्मा हंसने लगती है। यहाँ पर दूसरी ओर जैंग हमारी शाबी का यानी कि यामी का फ़ोटो देखता है, अब बोलने लगता है कि देखा लाइफ टाइम से तुम्हारी यही औकात थी, तुम हमेशा मेरे पैर की जूती रहोगी और वही रहोगी, और जब तक तुम मेरे पैर पे गिरा कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक मैं तुम्हें अपने घर के अंदर ही नहीं लूँगा। और यहाँ पर वो सभी के सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद में हमारी शाबी यानी कि यामी बड़े आराम से सो रही होती है और यहाँ पर कोई उसका नाक बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं खुलती। फिर यहाँ पर हम उसके तीनों भाइयों को देखते हैं, उनमें से 2 भाई उसकी बाजू बाजू में होते हैं यानी कि लियो और लियू, और यहाँ पर वो दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर तो हमारी यामी ली का शक्ल देखकर चिल्ला उठती है। फिर बाद में वो तीनों के तीनों उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हें आज सेरेमनी में जाना नहीं है क्या अपना रिवेंज लेने के लिए, तो फिर बाद में उसे याद आ जाता है। फिर बाद में वो वहाँ से उठ जाती है और मन में सोचने लगती है कि सुबह सुबह उठ के मुझे तीनों महारथियों का शक्ल देखने मिल गया, वो भी इतना हैंडसम वाला। इसके बाद में हम वो इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैंग असिस्टेंट को पूछता है कि आखिर तीनों के तीनों भाई कब आने वाले हैं, तो असिस्टेंट बोलता है कि जल्द ही। फिर यहाँ पर जैंग उसके कंधे पर हाथ रख के बोलने लगता है कि एक बार मुझे ओनर बच जाने दो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट गुस्सा हो जाता है लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं। दूसरी ओर लिली को सभी लोग कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसका सून टू बी हस्बैंड इतना अमीर बनने वाला जो है। साथ ही साथ में उसकी मॉम भी वहाँ होती है
और वहाँ पे वो तीनों प्रेसिडेंट भाइयों की और उसकी बहन की बात करने लगते हैं और वो उसे कहती है कि ट्राई करना, तीनों भाई ही ना सही कम से कम उसकी बहन के साथ तो अपना अच्छा रिलेशन बना देना ताकि तुम्हारा आना जाना होता रहे। तो फिर यहाँ पर लिली अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा ये भी कोई बोलने की बात है क्या, मैं इन तीनों भाई में से किसी एक को तो सेटिस ज़रूर करके रहूँगी। फिर यहाँ पर वो तीनों भाई की और हमारी यामी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर लिली की मम्मा यामी को देखकर शॉक हो जाती है और बोलने लगती कि शाओ भी ये इन तीनों के साथ में यहाँ पर क्या कर रही है। फिर बाद में हम वो अंदर के इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम उसके डैड को देखते हैं, यानी कि जैंग के डैड को, और उसके रिलेटिव पूछने लगते हैं कि इतने अच्छे मौके पे आप अपनी बेटी को लेकर नहीं आए हो। जहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि बेटी वो कब से हमारी बेटी थी, वो तो हमें उससे घर से निकाल दिया था। यहाँ पर उसके फैमिली वाले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी और हमारी शाबी यानी कि हमारी यामी एंट्री ले लेती है इवेंट के अंदर। फिर यहाँ पर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टाफ उसके लिए एक एक ड्रेस लेकर खड़े होते हैं और हमारी यामी को एक सिंपल सी ड्रेस पसंद आती है, तो उन्हें माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा हाई फाई और जगमग जगमग कपड़े नहीं पहन पाऊंगी इतना जल्दी। लेकिन उसके तीनों भाई बोलने लगते हैं कि तुम्हें जिसमें कंफर्टेबल लगे, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो पहन सकती हो, इसलिए तुम्हें हमारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो ऊपर कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओ भी अपने आप को मोटिवेट कर रही होती है और कहने लगती है कि अब मैं पुरानी वाली शाओ भी नहीं हूँ, बल्कि अब मैं यामी हूँ, जो शंघाई ग्रुप की इकलौती बेटी है। यहाँ पर वो उस रूम के अंदर चली आती है, जहाँ का बॉडीगार्ड उसे बुके देता है। दूसरी ओर जैंग स्टेज पर खड़े होकर सभी को अपना स्पीच दे रहा होता है कि मैं तीनों प्रेसिडेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ मुझे इस कंपनी का ओनर बनाने के लिए। यहाँ पर फिर बाद में यामी बोलने लगती है कि भाई तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी जीत को बहुत अच्छे से मना रहे हो। पर यहाँ पर वो उसे देखकर शौक हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग यामी को देख के बोलने लगते हैं कि ये तो शाओ भी है, लेकिन शाओ भी के कपड़े इतने लग्जरियस क्यों लग रहे हैं, ये जैंग फैमिली को तो कभी बिलोंग ही नहीं करती है ऐसा लगता है। यहाँ पर उसका डर रखकर शाओ भी पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतने अच्छे मौके पर आके हमारा दिन खराब करने की। यहाँ पर उसका डैड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर हमारी यामी उसे ना बोल देती है, तो उसका डैड उस पर हाथ उठाने लगता है। यहाँ पर यामी तो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसका डैड उसे और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि मुझे पता है तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि सबका अटेंशन तुम्हें मिल सके और तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर सको। इतने में उसका भाई जैंग आगे आकर बोलता है कि बहन मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए, वरना तीनों के दिनों प्रेसिडेंट अगर यहाँ पर आ गए तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी और वो तुम पूरी दुनिया में अपने आप को भी नहीं ढूंढ पाओगी। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरी फिक्र करने की बजाय तुम अपनी फिक्र करो। जैंग हंसते हुए बोलता है कि एक काम करो, नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगो, तो शायद अगर वो तीनों तुम्हें पिट रहे होंगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन यहाँ पर हमारी यामी उसे थप्पड़ मार देती है। दूसरी ओर हम तीनों भाई को देखते हैं, जहाँ पर लियो ने बोलने लगता है कि किस तरह के तुम बड़े भाई हो, क्या पता हमारी यामी वहाँ पर बुली हो रही हो। फिर यहाँ पर वो दोनों बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हमें हमारी सिस्टर पर पूरा भरोसा रखना होगा और टाइम पर जाते ही उससे उसका सबक सिखाना होगा। और दूसरी ओर हमारी यामी उसके भाई जैंग को थप्पड़ मारती जा रही थी, लेकिन उसका डैड आकर जैंग को बचा लेता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने भाई को मारने की, तुम्हें ज़रा सा भी याद नहीं है कि हमने किस तरह से तुम्हें सपोर्ट किया था। यहाँ पर यामी बोलने लगती है कि सपोर्ट तुमने और मुझे, ये कब हुआ, सपोर्ट तो मैं तुम्हें करती आ रही हूँ, तुम्हारे सारे दिए हुए काम मैं करती हूँ और तुम यहाँ पर मुझे ही चिल्ला रहे हो। फिर यहाँ पर वो लोग बॉडीगार्ड को बुलाते हैं, जहाँ पर हमारी यामी सभी को बोलने लगती है कि मेरा नाम शाओबी जैंग था, लेकिन अब मेरा नाम यामी है और मेरा पूरा नाम है यामी शंघाई। जहाँ पर सभी लोग उसका नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड और जैंग बोलने लगते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही नाटक नहीं कर रही हो, तुम्हें घर से क्या बाहर निकाल दिया, लगता है तुम्हारे दिमाग पर चीज़ें लग चुकी है, तुम और शंघाई ग्रुप की इकलौती बेटी कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर फिर बाद में यामी उन्हें बोलने लगती है कि क्यों, जिस तरीके से मैं अंदर चल के आई, कोई गार्ड मुझे छूने की भी कोशिश नहीं कर रहा और यहाँ पर मेरे कपड़े इतने लग्जरियस, तो तुम्हें शक नहीं गया कि आखिर ये सारी चीज़ें की पॉसिबिलिटी कैसे है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जो यामी को देखकर ग्रीट करने लगता है और जैंग उस असिस्टेंट को चिल्लाता है कि तुम किसी की भी बात पर कैसे भरोसा कर सकते हो बिना किसी प्रूफ के। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे उल्लू बुलाकर बोलने लगता है कि तुम कितने पागल हो, तुम हमारी मैडम के साथ इतना ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो, अगर यहाँ पर तीनों में से एक भाई को भी कोई बात पता चल गई तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में उसका डैड उससे बातें करने लगता है और बोलने लगता है कि क्या पता ये सारी चीज़ें सच हो और हमें अभी अभी पता चल
चल रहा हो। दूसरी ओर से हमारी यामी अनाउंस करने लगती है कि मैं जैंग परिवार के साथ अपना रिलेशन हमेशा के लिए तोड़ रही हूँ और जो सेरेमनी आज होने वाली है मैं अभी के अभी वो कैंसिल कर दे रही हूँ। फिर वहाँ पे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जैंग फैमिली को उनका कर्मा मिल रहा है क्योंकि उन्होंने बेचारी हमारी शाबी को अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया हो, तो फिर उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर फिर बाद में जैंग मौका मिलते ही हमारी शाबी यानी कि यामी से माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो अभी भी बैठकर इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनका समय कब आएगा अंदर जाने का, और यहाँ पर एक बॉडीगार्ड आकर उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर लिली और उसकी मम्मा आ जाती है और उसकी मम्मा बोलने लगती है कि तुम सब भी क्या इस पागल की बातों में आ रहे हो, ये तो शंघाई ग्रुप की बेटी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर लिली और उसकी मम्मा मिलकर उसकी बुराइयां करने लगते हैं। लिली तो उसे ये तक बोल देती है कि बहन मुझे नहीं पता था तुम अपने पोजीशन के लिए इतना नीचे गिर जाओगी। भले ही यहाँ पर वो तीनों भाई अवेलेबल नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके मौके का फ़ायदा उठाओगी और सभी को अपने ढोंग में नचाओगी। फिर यहाँ पर जैंग के पास न जाने कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम रुको, थोड़े टाइम में तीनों के तीनों भाई वहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ तुम कैसे अपना मुँह छुपाकर भागती हो। इतने में ही वहाँ पर उन तीनों भाइयों की एंट्री हो जाती है जहाँ पर वो तीनों भाई पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर जैंग उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये सारी चीज़ें इस औरत की वजह से हो रही है, शाबी की वजह से, जिसके काली करतूतों की वजह से हमने इसे अपने घर से निकाल दिया था और आज यहाँ पर ये नाटक करती हुई आई है सेरेमनी को कैंसिल करने के लिए और सभी के प्लान्स को ख़राब करने के लिए। साथ ही साथ में ये कह रही है कि ये आपकी बहन है। यहाँ पर फिर तीनों के तीनों भाई हंसने लगते हैं जहाँ पर जैंग उन्हें बोलने लगता है कि इसे अभी के अभी यहाँ पर हमें देनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर ली पूछता है कि चलो बताओ इसे कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फिर जैंग बोलने लगता है कि इसके दोनों पैर तोड़कर इसे नील डाउन करवाया जाए और इतना इसे मारा जाए कि वो अपने घर तक क्रॉल करती हुई जाए, यानी कि घसीटती हुई। यहाँ पर फिर बाद में वो बॉडीगार्ड्स को बुलाता है जहाँ पर वो अपनी शाबी को मारने के बदले सीधा जैंग को मारने के लिए बोलता है और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारी यामी हंसते हुए बोलती है कि क्यों, मैंने जब तुम्हें कहा कि मैं शंघाई ग्रुप की बेटी हूँ तब तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, अब तो तुम्हें यकीन हो रहा होगा ना। साथ ही साथ में ली सभी बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि जिसने भी हमारी सिस्टर यामी को परेशान किया है उसकी फैमिली में, मुझे वो सभी के सभी अभी के अभी यहाँ पर चाहिए ताकि मैं उन्हें पनिश कर सकूँ। यहाँ पर फिर बाद में वो सभी लोग लंच करने लगते हैं। इसके बाद में हम उन सभी को बहुत खुशी खुशी एक साथ में देखते हैं जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सारे नेक पीस लाई होती है और कहती है तुम इनमें से कोई भी चूज़ कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें खुद का डिज़ाइन बनवाना है तो वो भी बनवा सकती हो। दूसरी ओर हम लियो को देखते हैं जो उसे एक बड़ा सा जेड का पेंडेंट देता है जिसे देखकर यामी बहुत खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर लियो को देखते हुए यामी के कार्ड में 5 मिलियन डाल देता है और कहने लगता है कि मैं गिफ्ट तो लेने वाला था बट फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें पैसे दे दूँ, तुम उससे कुछ भी खरीद पाओगी। दूसरी ओर यहाँ पर बड़ा बेटा लिया जाता है जो कि हमारी यामी को एक ब्लैक कार्ड देता है और उस कार्ड में अनलिमिटेड पैसे होते हैं। तो यहाँ पर यामी बोलने लगती है कि तुम तीनों तो कुछ ज़्यादा ही मेरे पर प्यार बता रहे हो। यहाँ पर ग्रैंडमा भी हंसने लगती है। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें बोलने लगती है कि कल के कल तुम मेरी बेटी को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहे हो ताकि उसे जो चाहिए वो सारी चीज़ें खरीद सके। तो यहाँ पर सभी लोग वाइन को चीयर्स करके पीने लगते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो तीनों के तीनों भाई एकदम अच्छे से रेडी होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी यामी तो अपने मॉर्निंग सूट में ही होती है और वो तीनों को देखकर बोलती है कि आखिर तुम दोनों इतनी सुबह सुबह रेडी होकर क्या कर रहे हो। लियो बोलता है कि हम शॉपिंग मॉल कपड़े खरीदने जाते हैं। तो फिर यहाँ पर लियो बोलता है कि हम ज्वेलरी शॉप जा रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर ली बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ पूरा मॉल खरीदने चल सकती हो। यहाँ पर यामी उन्हें बोलती है कि मेरी टेंशन लेना बंद करो, तुम सभी अपने काम पर चले जाओ, मैं अकेली शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी। फिर यहाँ पर हमारी यामी रेडी हो जाती है और यहाँ पर हमारी यामी को एक रेड कलर की ड्रेस पसंद आ जाती है। तो फिर वहाँ की स्टाफ उसे बोलती है कि इसे हाथ लगाना बंद करो, अगर तुम इसे खरीद नहीं सकती तो इसे छुओ भी मत। और वो उसे उस ड्रेस की तारीफ़ करते हुए बोलती है कि ये ड्रेस मिस्टर मॉर्फी ने बनाया है अपने खुद के हाथों से और ये ड्रेस का पूरा प्राइस है $1.5 मिलियन जो तुम अपनी लाइफ में कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी ओर से वहाँ पर शीना आ जाती है जो इस ड्रेस को पसंद कर लेती है और वो उस ड्रेस को पैक करने के लिए बोलती है।
जहाँ पर हमारी यामी बोलने लगती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नाटक तुम नहीं कर रहे हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे ये ड्रेस पसंद आई है, तो फिर ये ड्रेस मुझे मिलनी चाहिए। यहाँ पर शीन अपना चश्मा उतारती है तो फिर यामी को याद आ जाता है कि ये तो मेरी स्कूल फ्रेंड शीन है। लेकिन यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि स्कूल फ्रेंड ही तो थी, कहाँ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। ऐसा नाटक करना बंद करो जहाँ पर सबको समझ में आए कि मैं तुम्हें जानती हूँ। और यहाँ पर शीन उसके बारे में बुराई करते हुए बोलने लगती है कि तुमने तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था और फिर तुम डिलीवरी का काम करने लगी थी। लगता है मुझे मॉल के ओनर से बात करनी होगी कि यहाँ पर लोगों को एंट्री देने से पहले उनका बैंक बैलेंस चेक किया जाए। यहाँ पर फिर बाद में यामी उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। मैं तो बस तुम्हें वार्निंग देना चाहती हूँ कि ज़्यादा मत बोलो और अपने लिमिट के अंदर कहो जो कहना है। यहाँ पर फिर शीन घमंड में आकर बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे डैड कौन है। मेरे डैड शंघाई ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ पर यामी मन ही मन में हंसने लगती है। फिर वो उसे बोलती है कि ठीक है, ले लो ये ड्रेस को, ये ड्रेस मैं तुम्हें दान दे रही हूँ। और यहाँ पर इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर शीन मन में बोल रही होती है कि एक बार ये ड्रेस पहनकर मैं उस इवेंट में चली जाऊँ तो फिर मैं यहाँ पर शंघाई ग्रुप के CEO को सेड्यूस कर लूँगी ताकि कम से कम तीनों में से किसी एक के साथ तो मेरी शादी हो जाए। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग हमारी यामी कर लेती है। इतने में उसका असिस्टेंट आकर बोलने लगता है कि शाम को पार्टी का वक्त पास आता जा रहा है, तो फिर मुझे तीनों ने ऑर्डर दिया है कि आपको टाइम पर वहाँ पहुँचाने के लिए। फिर यहाँ पर वो अपने भाई से मिलती है तो ली उससे पूछता है कि तुमने कुछ खरीदा नहीं, तो वो बोलने लगती है कि नहीं, स्टोर पे मुझे कोई चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने सोचा कि जाने दो। फिर यहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है और वहाँ पर हमारी यामी चली जाती है तो फिर शीनू से देखकर बोलने लगती है कि न जाने गरीब इंसान कहाँ से आ जाते हैं और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर वो बोलती है कि मेरी मर्जी, मुझे जहाँ पर जाना होगा मैं जाऊँगी। तो फिर शीन बोलती है कि मजाक करना बंद करो, ये पार्टी स्पेशली शंघाई ग्रुप की इकलौती बेटी के लिए है जो बहुत टाइम बाद अपने घर पर लौटी है और यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों को पार्टियों को बुलाया गया है, तुम जैसे छोटे लोगों को नहीं। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी उसकी बुराई करने लगती है, जहाँ पर वो लोग बोलने लगती है कि जाने दो, क्या पता ये वेट्रेस का काम करना आई हो या फिर क्या पता ये घर की मेड हो। जहाँ पर मजबूरी ने उन लोगों ने उसे यहाँ पर इन्विटेशन दे दिया हो। फिर यहाँ पर यामी एक पेस्ट्री उठाते हुए बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, तुमने यहाँ की बेटी को देखा नहीं है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम उसकी इकलौती बेटी को देख के तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। दूसरी ओर हम जैंग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा और उसके डैड होते हैं और जैंग ये तीनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरीके से वो लोग उसकी जान ले लें, यानी कि किस तरीके से वो लोग शाबी यानी कि यामी की जान ले लें और उनका पीछा उसे छूट जाए। फिर यहाँ पर वो लोग इन तीनों प्रेसिडेंट को झूठ झूठ कहानियाँ बताने लगेंगे। फिर एक बार वो प्रेसिडेंट पिघल कर उसके नाम पर वो कार कंपनी कर देंगे। फिर वापस से हम वहाँ पर सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर शीन उसकी बुराइयाँ ही की जा रही थी। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे ये ड्रेस खरीदने के लिए, जहाँ पर सभी को शाबी यानी कि यामी अपना बैंक बैलेंस बताने लगती है जिसके अंदर 10 मिलियन होते हैं। फिर बाद में वो बोलने लगती है कि 10 मिलियन इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई सारे बैंक तुम्हें क्रेडिट पर पैसे देते हैं और लोन की तरह जो तुम्हें चुकता करना होता है, तो क्या पता ये क्रेडिट और लोन वाले पैसे हो। फिर बाद में यामी अपना ब्लैक कार्ड दिखाने लगती है तो फिर शीन बोलने लगती है कि ये ब्लैक कार्ड तुम्हारा हो ही नहीं सकता है, क्या पता तुमने ये ब्लैक कार्ड किसी का चोरी किया हो। दूसरी ओर असिस्टेंट जाकर ली को बता देता है कि मैडम प्रॉब्लम में फंस चुकी है और ये सुनते ही ली हमारा नीचे उतरने लगता है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं शंघाई ग्रुप की इकलौती बेटी हूँ। तो शीन हंसते हुए बोलती है कि अगर तुम सच में उनकी इकलौती बेटी निकली तो मैं नील डाउन कर तुमसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतने में ही वहाँ पर ली अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में आ जाता है, जहाँ पर यामी उसे देखकर खुश होती है। दूसरी ओर शीन नाटक करने लगती है कि मैं तो बस इसे सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि इसने आपका ब्लैक कार्ड चुरा लिया है, लेकिन उल्टा इसने ही मुझे थप्पड़ मार दिया। अब न जाने मैं इसे कैसे समझाऊं कि ये कितना बड़ा अपमान करने जा रही है और साथ ही साथ में ये बोल रही है कि ये आपकी बहन है। लियो से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि खबरदार, तुमने मेरी बहन के खिलाफ एक और शब्द भी बोला तो अब तुम्हारा नाटक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। यहाँ पर शीन को यकीन नहीं होता कि वो उसकी बहन है और शीनू से चिल्ला उठती है
और यहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और कहने लगता है कि मैंने स्टोर मैनेजर से बात कर लिया था और मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो तुम टेंशन मत लो, मैंने वहाँ से उस स्टाफ को फायर कर दिया है और तुम्हें अब से कोई तकलीफ नहीं देगा। इतने में ही लियो यहाँ पर आ जाता है, जिन्हें लगने लगता है कि शायद से ली के साथ ही इसकी शादी होने वाली है। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कोई बात नहीं, अगर हमारे बड़े भाई को यही मंजूर है तो यही सही, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर फिर बाद में वो चारों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर जैंग बाहर खड़ा होकर नीचे नील डाउन करने लगता है और तो और वो उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पर यामी उसे इग्नोर करने लगती है और सभी के सभी रिपोर्टर्स वहाँ पर आकर फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं और वीडियोज़ निकालने लगते हैं, जहाँ पर जैंग अपना नाटक शुरू कर देता है कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हें पाला पोसा और तुम लास्ट में हमारे साथ ऐसा कर रही हो हमारी छोटी सी गलती के लिए। तो यहाँ पर उसके मॉम डैड भी इमोशनल होकर बोलने लगते हैं, लेकिन यामी उन्हें साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर सकती। यहाँ पर जैंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो ली उससे बोलने लगता है कि एक कदम और आगे बढ़ाया तो याद रखना तुम्हारी फैमिली क्या तुम्हारी आत्मा भी इस पूरी चाइना में कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वो लोग अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर सभी रिपोर्टर्स उसका फोटो निकालने लगते हैं और उसकी फैमिली वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर शीन वहाँ पर आ जाती है और इन तीनों को बोलने लगती है कि लगता है हम दोनों के दुश्मन सेम ही हैं, तो अगर हम दोनों के दुश्मन सेम हैं तो फिर हम लोग तो फ्रेंड्स होने चाहिए, तो क्यों ना हम चारों के चारों मिलकर उससे बदला ले। दूसरी ओर हमारी शाओबी यानी कि यामी घर पहुंच जाती है और उसके तीनों के तीनों भाई उसे बड़े अच्छे से गुड नाइट बोलते हैं, जहाँ पर ली तो उसे अब अपनी सिस्टर भी नहीं मानता और शर्माने लगता है। फिर बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पे सभी के सभी भाई आपस में लड़ने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि यामी तुम हमारे साथ घूमने चलो। यामी उन्हें देखकर हंसते ही लगती है, लेकिन लियो से कुछ नहीं बोलता। दूसरी ओर शाम के समय यामी अपने आप अकेले बाहर स्ट्रीट फूड खाने के लिए और घूमने के लिए निकल पड़ती है। फिर यहाँ पर इतने में ही जैंग आ जाता है, जहाँ पर से यामी उठकर जाने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई तो आता है जो उसकी मुंह पर रुमाल रख देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद में वो लोग उसे एक सुनसान जगह लेकर जाते हैं, जहाँ पर शीन भी होती है और यहाँ पर वो लोग उसे बोलने लगते हैं कि अब देखना तुम्हारी जान कैसे जाने लगती है। दूसरी ओर सभी लोग घर पर बैठकर टेंशन ले रहे होते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ली उसका लोकेशन पता कर लेता है। फिर ली उस लोकेशन पर चला जाता है, जहाँ पर वो जैंग को बोलने लगता है कि तुम्हें 3 कंपनियाँ मैं अपने नाम पर कर दूंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें अनलिमिटेड वाला ब्लैक कार्ड दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ उसे छोड़ दो। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम उसे ये सारी चीज़ें दे दोगे, लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते और मैं तो इसकी जान ले ही रहूँगी। तो यहाँ पर जैंग भी बोलने लगता है कि सही बात कहा, इसकी जान अब ज़्यादा कीमती है, तो मैं इसकी जान लेना पसंद करूँगा। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इससे अपनी जान बचानी है तो एक काम कर ली, खुद ब खुद आगे आ जाओ और अपनी जान रिस्क में लगा लो। जहाँ पर ली अपनी जान को रिस्क में लगाकर आगे बढ़ जाता है और उसके सभी बॉडीगार्ड जैंग के साथ फाइट करने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर यामी उससे बोलने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन जैंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और तो और वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है, लेकिन इसी के साथ ही मूवी बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है।